आदाब, आप देख रहे हैं मेंढर न्यूज़ डायरी और मैं हूं आपके साथ राही कपूर। 25 तारीख को मेंढर के कुछ चेहरे जो हैं उन्होंने भाजपा का दामन थामा है, जो कि पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में जो है उनका एक कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में जैसे एक हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोग और कुछ मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, या जो पहले वो जिन पार्टियों में थे उन पार्टियों को अलविदा कहकर उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। हमारे साथ आज बात तमाम वो लोग हैं जो भाजपा ज्वाइन करके आए हैं और आज इन्होंने एक मेंढर में कार्यक्रम किया और जिसमें उनका वेलकम किया गया। इस सब पर हम इन्हीं लोगों से जानेंगे कि आखिर इन्होंने भाजपा का दामन क्यों थामा है, क्या रीज़न रहा है और जिन पार्टियों में इन लोगों ने पहले काम किया है उनकी क्या आइडियोलॉजी थी जिस वजह से आज ये भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। संजीव कुमार फैंसी का नाम, नवाज़ खान का नाम, सरदार कफील खान का नाम और ये तमाम जितने भी लोग हैं इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने भाजपा का दामन क्यों थामा है। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पर हैं संजीव कुमार फैंसी। इनसे बात करेंगे क्योंकि इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को काफ़ी समय दिया है और साथ में एज ए सोशल एक्टिविस्ट भी ये जाने जाते हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि भाजपा क्या इन्होंने घर वापसी की है दोबारा, या भाजपा को क्या सोचकर इन्होंने ज्वाइन किया। संजीव जी, मेरा सीधा सवाल आपके साथ यही रहेगा कि क्या कारण रहा कि आज आप वापस जो है वो भाजपा का आपने दामन थामा है, क्या कहेंगे? राही जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, पार्टी के जो असूल होते हैं वही पसंद होते हैं, वही देश चलाते हैं जब नीयत ठीक होती है। तो ये हमें जान लिया कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत अच्छी है, उनमें कोई बैर विरोध नहीं है। उनकी नीयत है कि सबका विश्वास, सबका साथ और सबका विकास। जो मोदी जी ने कहा था वो करके दिखाया, जो बाकी पार्टी वालों ने जो बोला वो उन्होंने करके दिखाया। इसलिए हमारे मन में भी आया कि हम दोबारा वापस अपनी भारतीय जनता पार्टी में जाएं, क्योंकि मैं यहाँ इलाके के हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर रहा 7 साल। नहीं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्विट करने का क्या कारण रहा? नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक जम्मू कश्मीर की बहुत बड़ी पार्टी है, आपने उसमें काफ़ी टाइम दिया है, क्या कारण रहा कि आपने उसको छोड़ा? देखिए, उनकी जो नीयत थी वो नीयत ठीक नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े वादे करती थी लेकिन ज़मीनी सतह पे कुछ अमल नहीं था। क्योंकि हिंदू मुस्लिम से लड़ाना, सिख हिंदू को लड़ाना, सिख मुस्लिम को लड़ाना, ये उनकी पॉलिसी थी। तो इसलिए हमें कुछ नई बात जची नहीं, क्योंकि जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कहती है सो करती है। तो क्योंकि हमने एक सच्चे नागरिक होने के, हिंदुस्तानी होने के नागरिक के हमारा मन वहाँ नहीं भर पाता था, क्योंकि उनकी जो नीयत थी वो हमें अच्छी नहीं लग रही थी। तो इसलिए हमने फैसला कर लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे और लोगों को चलाएंगे। जो दूसरा भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का, जो पीर पंजाल के लोग हैं हमारे, जो उनका मन जीत लिया है। एक ही बात का, जो हमारे अमित शाह जी हैं उन्होंने एक ही बात कही कि पहाड़ियों का चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है। आप पहाड़ी मांगते हैं, आपके पहाड़ी का जो चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है। इसी बात पे उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। बेसिकली बात ये थी कि देखो कि लोगों को जागृति करना। तो यहाँ पे निज़ाम हमारा था, लेकिन हमारी थोड़ी कम्युनिटी हमारी यहाँ कमज़ोर थी। तो इसलिए हमने ये फ़ैसला कर लिया कि हम सारे मिल के हमने इस पार्टी को आगे लेना है और पार्टी के अनुसार काम करना है। जो पार्टी के नियम है, पार्टी के बाहर हमने कोई काम नहीं करना है। तो इसलिए हमने सबको साथ लेके चलना है। हमने एक नीयत कर ली कि हमने सबको लेके चलना है और अच्छे हमारे बहुत सियासी लोग जो हैं यहाँ पे, हमने उनको गाइड कर लिया है। बहुत से लोग और आने वाले हमारे साथ आए भी हैं और बहुत से लोग और पार्टियों से आने वाले हैं। सबको पता चल चुका है कि ये हमारे साथ फ्रॉड करते हैं। इसे यहाँ पे जो बात है, इनकी परिवार जो है, देखो पीडीपी में वो भी परिवार की पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो भी परिवार की पार्टी है, उसके बाद जो कांग्रेस है वो तो बिल्कुल ही परिवार की पार्टी है। तो ये परिवारवाद जो है नहीं चलने वाला है। अब जो चलेगा भाजपा का ही सरकार चलेगी। जी, मेरा एक और सवाल आपके साथ, आपने कम्युनिटी की जहाँ तक बात की है कि यहाँ पे माइनॉरिटी यानी कम्युनिटी की जब बात आई है, तो अब क्या माने कि कम्युनिटी जो है वो पूरी सेटिस्फाई है कि आज आप यहाँ पर भाजपा का दामन थाम के आए हैं, तो कम्युनिटी की आवाज़ भी जो है वो आप आगे तक लेके जाएंगे? क्या मतलब कि क्या आप क्या कहेंगे इसको? देखिए, क्योंकि सही बात है कि पिछले दिनों कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी जो है वो सोशल मीडिया पर आपको पता है बनी, चाहे कम्युनिटी को लेकर ही कुछ ऐसे बातें हुई हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अब क्या कि अब सब एक प्लेटफॉर्म में क्या आएंगे आपके ज्वाइन होने से? ये मेरा
मैं आपको विश्वास देता हूं कि मैं अपनी कम्युनिटी जितनी भी है उनको एक प्लेटफार्म पे लाऊंगा और सभी एक प्लेटफार्म पे चलाएंगे। उसमें देखिए कि हमारे साथ मेरे भाई हैं, कफील खान साहब हैं, चंद्र प्रकाश जी हैं, हमारे गुरु जी ओम प्रकाश जी हैं, नवाज़ खान साहब हैं, हमारे रफ़ीक खान साहब हैं। तो हमने एक वर्क करना है, देखिए लोगों को जगाना है और कम्युनिटी तभी साथ चली है जब हम उनको दे पाएंगे कुछ, क्योंकि हम लोग झूठे वादे करते हैं, काम करते नहीं हैं। जब अगर जिम्मेदारी लेनी है तो फिर दो समाज की जिम्मेदारी लेके फिर लोगों के काम करने हैं हमने, क्योंकि अगर हम घर में बैठे रहेंगे तो काम लोगों को हो पाता है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो काम है लोगों का काम नहीं निकल पा रहा है, इसलिए यहाँ पे बीजेपी कमज़ोर इसलिए थी कि उनका वर्क नहीं था जी। वर्क नहीं इसलिए नहीं था कि वहाँ पे वर्कर कम है, वर्कर आते नहीं, वर्करों को गाइड लेनी थी, वर्कों को जगाना है और लोगों के काम करने हैं हमने। मैं बहुत ही जल्दी हम बीजेपी का एक नया ऑफिस बनाने जा रहे हैं जहाँ तंजीम के लोग आएंगे, पार्टी के लोग बड़े आएंगे। हो सकता है हम पार्टी के अंदर हम अपनी तरफ से हम कोई जगह भी हम डिनोट करेंगे जहाँ पे पार्टी का ऑफिस बनाएंगे। ये मेरा विश्वास है कि हमने अब काम करना है, कि हम घर पे नहीं बैठना है, क्योंकि मैं शेरों से करता रहा, मैं पीछे पर्दे के पीछे रहा, मैं आगे नहीं निकलता, क्योंकि इसलिए निकल रहा था क्योंकि निज़ाम नहीं था कोई चलने वाला, कोई सिस्टम नहीं था चलने वाला। तो इसलिए अब हम निकल आए हैं। तो अब ये मैं आपको विश्वास देता हूँ कि पार्टी को निज़ाम से लेके चलना है, अब ज़ीरो से हीरो बनाना है, यहाँ मेंढर में पार्टी को सबसे टॉप लेके जाना, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। और हिंदू मुस्लिम सिख सबको साथ लेके जाएंगे, ये मैं आपको तहे दिल से विश्वास देता हूँ, क्योंकि लोगों का विश्वास बन चुका है, लेकिन उसको हमने जगाना है। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर सरदार कफील खान हैं जो कि एक मेंढर का प्रमुख चेहरा माने जाते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से जो ताल्लुक़ रखते हैं। और इन्होंने पीडीपी में जो है एक बहुत ही बड़े ओहदे पर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन्होंने काफ़ी सर्व किया और काफ़ी लॉन्ग टाइम दिया, क्योंकि अक्सर जब भी आप यहाँ पर महबूबा मुफ्ती की विज़िट देखते थे या तमाम वो जो पीडीपी के लोग यहाँ पर जो बड़े नेता आते थे, चाहे वो मुफ्ती मोहम्मद सईद का टाइम रहा हो या कुछ भी हो, उसमें इनका एक प्रमुख रोल होता था। इनसे भी जानेंगे आखिर इन्होंने पीडीपी को अलविदा क्यों कहा और किस रीज़न से जो है ये भाजपा में शामिल हुए, क्योंकि जनता के सवाल थे कि इनसे सरदार कफील खान से जो है वो पूछा जाए, लेकिन हम जनता के सवाल लेके ही जो है वो आज इनके सामने आए हैं। कफील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया रहाई साहब। तो कफील साहब, पहले सीधा सवाल रहेगा कि मेंढर की आवाम जानना चाहती है कि सरदार कफील खान ने भाजपा का दामन क्यों थामा है। देखिए रहाई साहब, मैंने बहुत टाइम इस पर गौर किया, मेरा कोई तुरंत फ़ैसला नहीं था। मैंने मतलब काफ़ी टाइम लगा कर ये सोचा कि मुझे जो है, क्योंकि दूसरी पार्टियों में जो बाकी पार्टियां जैसे हमारे स्टेट की पार्टियां हैं, मैं कुछ पार्टियों में मैं बहुत एक्टिव भी रहा, मैंने उनकी बुनियाद भी रखी और एक बुनियादी मेंबर रहा। तो मैंने देखा कि यहाँ सिर्फ गुरु चेला दाऊदा था, ठीक है। तो यहाँ एक ज़ात पात की लोगों को डिवाइड करके जो काम इंसान को पार्टी के अंदर या कोई सरकार जो करती है तो वो चेहरे को देख के नहीं करती है, वो सबके लिए भला करती है। तो हमारी बदनसीबी रही है कि हमारे चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में कंटेस्ट यहाँ मेंढर में किया हो या पीडीपी ने किया हो, वो सिर्फ लोगों को डिवाइड ज़ात पात पे डिवाइड करके यहाँ जो है वो वोट गेन किए हैं। अदरवाइज़ उन्होंने ज़मीनी सतह पे जो है वो कोई ऐसा काम नहीं था जो जिससे कि मैं मतलब समझता कि हमारे उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं। तो वो बिल्कुल मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो एक सिर्फ लोगों को यहाँ, क्योंकि हमारे एक सिस्टम है यहाँ डिवाइड एंड रूल, कम्युनिटियों को आपस में तकसीम करो, एक नारा लगाओ और वोट करो। बाकी आप भी बेहतर जानते हैं, ये समाज भी बेहतर जानता है कि कितना यहाँ डेवलप हुआ है। मैं जम्मू के अंदर गया, मैंने देखा वहाँ देवेंद्र राणा जी जो एक बहुत बड़ी महान शख्सियत हैं। जब मैं मेरे भाई फैंसी जी कभी हम उनके पास 4-4, 6-6 घंटे बैठते थे। यकीन माने आप, सुबह से लेकर वो दिन का वो जो खाना वो नहीं खाते थे। हत्ता कि एक इस कद का आदमी, उसको कई बार हमने जेईज़ और पटवारी को भी फ़ोन करते हुए देखा है, यार ये मेरे आदमी का काम करो, ये करो, ये वो करो। तो जब कि उसके बरक्स हम जब अपने लीडरों पर यहाँ नज़र डालते हैं तो अगर इनसे किसी को काम पड़ जाता था तो बोलते थे जाओ यार एक्शन को बोलो कि तुम फलाना लीडर जो है उसको कॉल करो। तो मतलब ये कुछ मुझे बेबुनियाद सी लगी। तो और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, जैसे कि मैं एक बात कहूँ कि ये जो मोदी जी का एक सिस्टम है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मैं जिसको चाहूँ उसको इज़्ज़त दूँ, जिसको चाहूँ उसको ज़िल्लत दूँ।
इस पर तो सबका ईमान है। मेरा तो बिलखुसूस मैं मुसलमान हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर मोदी को बनाया है तो इसके पीछे अल्लाह का ही हाथ है, तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में उनकी एक सिस्टम चल रहा है, और उसमें जो हमारी एक बात थी, मैं एक पहाड़ी कबीला से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो उनकी बात मेरे दिल को छू गई वो ये थी कि भाई 70 साल से 40 साल से हमारे इस पहाड़ी कम्युनिटी को जो है आज तक किसी ने नहीं याद किया, लेकिन उन्होंने लाल किला के अंदर एक नहीं, इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? मतलब कि इसका ये आप, मेरा एक सीधा सवाल रहेगा कि आपने पहाड़ी कम्युनिटी की बात की है, पहाड़ियों का जो है अभी मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है, जैसे पहाड़ी एसटी स्टेटस को लेके जो है काफ़ी जो है भाग दौड़ के, यानी काफ़ी एक संग्राम सा छिड़ा हुआ है, उसमें चाहे कई कंट्रोवर्सी भी जो है वो देखने को मिली है। लेकिन मेरे को ये बताएं कि अगर पहाड़ियों की आज तक आवाज़ दबी रही, उसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं, ये बताएं। देखिए राय साहब, मैं उंगली के पीछे सूरज नहीं छिपा सकता। ये सब को पता है कि आज दिन तक पहाड़ियों के नाम पर यहाँ वोट होते रहे, लेकिन पहाड़ियों का किसी ने कुछ नहीं किया। ये क्लियर कट सी बात है, दो टोक लफ्ज़ों में ये बात है। ये दिखाते थे उंगली के पीछे सूरज छिपाना। उंगली के पीछे सूरज सिर्फ अपने चेहरे से छुप सकता है, दुनिया से छुप नहीं सकता है। उसके पीछे ये यहाँ की जो हमारी स्टेट पार्टीज़ जो भी थी, जब पीडीपी आई उन्होंने भी यहाँ मुफ्ती जी ने नारा दिया कि आपको पहाड़ी स्टेटस दिया जाएगा। कांग्रेस ने तो कई बार वादे किए। इसी तरीके से और भी जो दूसरी यहाँ लोग थे उन्होंने तो मतलब ये कहते रहे कि भाई हम आपको जो है वो पहाड़ी स्टेटस देंगे। लेकिन अब आपको क्या उम्मीद है कि अगर भाजपा जो है इस पर खरी उतरेगी, या भाजपा पहाड़ियों का जो ये लॉन्ग टाइम से जो डिमांड्स है इसको पूरा करेगी? हाँ, मैं उसी पर जाना चाहता हूँ। बात ये है कि अगर ये किसी छोटे खेमे से ये बात निकलती कि जी भाई पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दिया जाएगा या पहाड़ियों को उनका हक दिया जाएगा, ये हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है, तो इस पर तो हमें विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कोई आम चीज़ तो नहीं है, आम आदमी तो नहीं है। फिर उस पर जो स्टैंप किया है वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के अंदर आके कहा है कि भाई हम पहाड़ियों का राइट जो है वो देंगे। और हमने ये एक विचार बनाया है कि जैसे मेरा वही मकसद देख रहा कि आज का एक युवा, आज कितने फास्ट ज़माने के बच्चे हैं, मैं उनको पागल नहीं बना सकता। वो समझते हैं कि हम किस दौर से गुज़र रहे हैं, हमारी कितनी मुश्किलात हैं, हमें एक दल की तरफ धकेला जा रहा है। अगर हमें एसटी जो स्टेटस पहाड़ी ना मिले तो मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो कुछ नहीं है। तो आज के युवा को, आज के जितने भी जहन रखने वाले जो नौजवान हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि जब आप किसी पार्टी का एक हिस्सा बन जाओगे तो वहाँ आप लेने वाले भी बनोगे और देने वाले भी बनोगे। मेरा नज़रिया ये था, मैं ईमान से रविंद्र राणा जी से मेरी कोल साहब से जब बात हुई तो वहाँ भी मैंने बांगेदुल यही बात रखी थी, मेरे साथी भी वहाँ मौजूद थे। मैंने यही बात बोली थी कि हमारा सबसे जो मेन मकसद, जो हमारे बच्चों की भविष्य का मसला है, मुस्तकबिल का मामला है, वो है पहाड़ी स्टेटस। आप हमें पहाड़ी स्टेटस दो। हम आज ही से, क्योंकि जो हमने ज्वाइन किया वो इसी नारे पे किया कि जब प्रधानमंत्री जी ने और होम मिनिस्टर ने जब एक बात कही, हमें विश्वास आया और हमने कहा कि इस मैदान में चलते हैं और मैदान में बीच उतर के जो है इंशाअल्लाह हम पहाड़ी का जो है वो रखेंगे मामला। ये कफील खान जी थे और हमारे साथ नवाज़ खान भी है, इनसे भी हम दो बातें करेंगे, इनसे भी जानेंगे। इन्होंने भी पीडीपी को जो है वो काफ़ी समय दिया है और नवाज़ खान को एक फायर ब्रांड वर्कर माना जाता था, क्योंकि इनके बिना वो रैली अधूरी होती थी, क्योंकि इनके चाहे कड़क बोल हो, कड़क भाषण हो, इनका ये उससे ज़्यादा जाने जाते हैं। तो तमाम इन्होंने भी जब भाजपा ज्वाइन की, इनके फ़ोटोग्राफ्स जब ऑफिशियल भाजपा के पेज पर आए तो लोग भी काफ़ी हैरान हो गए कि नवाज़ खान भी जो है, इन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा है। नवाज़ खान भी हमारे साथ हैं, इनसे भी सीधे सवाल करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर ये किस वजह से जो है आज भाजपा में जो है वो शामिल हुए। नवाज़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नवाज़ जी, आप जो है एक फायर ब्रांड वर्कर माने जाते थे पीडीपी के। मैंने अक्सर जितनी भी रैलियां पीडीपी की कवर की है उसमें आपकी एक बड़ी मुख्य रोल होता था, आपका एक बहुत बड़ा। आज आपने भाजपा को गले लगाया है, भाजपा का दामन थामा है, क्या कारण रहा जनाब? राय साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे पूछा। मैं आप थोड़ी आपको तफसील में ले जाऊंगा, बताएं। क्योंकि मैंने जब ये यहाँ पर कंस्टिट्यूंसी मेंबर बनी, सुरनकोट से अलग हुई, तो यहाँ रफ़ीक साहब इलेक्शन लड़े तो हमने वोट रफ़ीक साहब को आज़ाद तौर पर दिए।
जब वो मैंने पार्टी कोई ज्वाइन नहीं की, मैं सर्विस करता था। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए, हमने वोट उसको दिए। वो जनता दल में खालदा ग्रुप में गए तो हमने वोट उनको दे दिए। जनता दल में गए तो उनको दे दिए। वो आज़ाद लड़े या पीडीपी में आए, हमने वोट रफीक साहब। पार्टी अगर मैंने ज्वाइन की है वो सिर्फ ज़िंदगी में पहली बार बीजेपी की है। वो की मतलब कि है। ये आप जो है आज ये खुलासा कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि आपकी जो ज्वाइनिंग पार्टी है वो आज पहली पार्टी है जो बीजेपी। नहीं, मैंने पार्टी 2002 में की थी। जब हमने ये वाजपेयी साहब के प्रोग्राम सुने तो उनको देखा। मैं जब सर्विस उधमपुर में कर रहा था उस वक्त मुराद जी देसाई वज़ीर आज़म बने थे, तो जयप्रकाश नारायण, तो उस वक्त वाजपेयी साहब नौजवान थे तो उधमपुर में आए। मैंने पहली स्पीच उनकी वहाँ सुनी। उनने कहा कि अगर पूरी लिबास इंसान का तब बनता है जब धोती और कुर्ता पहना जाए, पेंट या उसके ऊपर टी शर्ट हो, सलवार हो, कमीज़ हो, खान ड्रेस बनता है। तो आपने अगर पूरे हिंदुस्तान में जो है हुकूमत बीजेपी की आएगी या दूसरी जमातों की आएगी तो हमने अपनी स्टेट में भी लानी है, तभी जाकर वो काम बन सकता है। अगर हमारी स्टेट में दूसरी हुकूमत हो, हिंदुस्तान में दूसरी, तो वो काम बनने वाले नहीं होते हैं। मैं शार्ट आपको बताता हूँ। उसके बाद जब 2002 का इलेक्शन हुआ तो उस वक्त यहाँ मुझे सियासत से कोई वाबस्तगी ऐसी हो गई कि मैंने नशे में, मतलब नौकरी भी मैं फार्मासिस्ट था, आज मैं डीएफओ रिटायर हुआ होता, लेकिन इस नशे में मैंने सियासत में आ गया और नौकरी को छोड़ दिया। तो उस बाद में 2002 का इलेक्शन जब हुआ, हमने निर्मल सिंह साहब से वादा किया, यहाँ मीटिंगें कराई, पुंछ में गए, जम्मू में गए, दिल्ली तक भी गए। तो उनके जब वोट बढ़े तो हमने पूरे वोट जो थे 100% अपने पुलिस स्टेशन डॉक्टर निर्मल सिंह साहब को दे दिए। यहाँ से 9000 वोट ले गए। उसमें ये जो मेरा स्टेशन था वो पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी में फर्स्ट आया था। तो इस बात पर मुझे दिल्ली तक हो गया। तो उसके बाद जब उन्होंने कहा इस आदमी को पार्टी में रखो, जब पार्टी में रखा तो यहाँ आकर मुझे उन्होंने यहाँ का महामंत्री, जिसको जनरल सेक्रेटरी कहते हैं, मेंढर में बनाया। यहाँ मैं 7-8 साल जो फैंसी साहब और मैं इकट्ठे यहाँ काम किया है। ये मंडल इंचार्ज थे, मैं यहाँ जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। उसके बाद ये हुआ कि अलबत्ता फिर कांग्रेस की हुकूमत हो गई। उस वक्त पहाड़ी ही मसला था जिस पर हमने वोट भी दिए थे, और पहाड़ों का मुद्दा जब कांग्रेस का दौर आया ख़त्म हो गया। तो आज फिर इसलिए ये जो लोग जोक दर जोक आ रहे हैं कि जब पहाड़ियों का सिलसिला 70 साल कांग्रेस की हुकूमत को यहाँ हो गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ 40 साल रही है, तो इस मुद्दे में ये 7 कबीले थे, 7 कबीलों से 6 कबीलों को मिल गया, पहाड़ी को इग्नोर किया गया। तो वो इग्नोर होने की बात यह है, कांग्रेस के दौर में हमारी फाइल यहाँ से दिल्ली गई। दिल्ली जो कांग्रेस की हुकूमत थी, सीताराम केसरी जो थे वहाँ के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे, वहाँ उस टेबल से जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब जहाँ जो यहाँ के थंब बनते हैं, तो उन्होंने ही गायब कराई थी। तो उसके बाद ये हो गया कि फाइल फिर नीचे से बंद कर गई। जब निर्मल सिंह साहब इलेक्शन लड़ रहे थे तो वाजपा के पास यहाँ के बहुत सारे आदमी गए, लीडर भी गए। उन्होंने वादा किया, शाम को दूसरे दिन उन्हें डिक्लेयर पहाड़ियों का करना था, रात को इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गई, हमारा मसला दूरा गया हो गया। उसके बाद फिर कांग्रेस की हुकूमत रही। आज नरेंद्र जी भाई मोदी की हुकूमत आई है, इसमें भी नरेंद्र भाई मोदी ने जो काम किए हैं वो लोगों को बहुत पसंद है। उन्होंने कहा था मैं सबको बराबर, नीचे गरीब अमीर को बराबर करूँगा, वो हमने देखा कि बराबर कर रहे हैं। हर घर में उन्होंने जो है गैस कनेक्शन दिया है, एग्रीकल्चर वालों को 2-2 हज़ार रुपया वो किस्त भी दे रहे हैं, वो फसल के बीज या खाद के लिए। जो पेंशन का मसला था यहाँ मिल ही नहीं थी, 60 साल से ऊपर हर आदमी को पेंशन भी दे रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि जो कार्ड, ये गोल्डन कार्ड बना है कि जो बीमार किसी फैमिली से होगा उसको 5 लाख रुपया भी दिया जाए, कुछ लोगों को वो मिला भी है। इस तरह जो मोदी साहब के प्रोग्राम हैं, वो गल्ला जो था कांग्रेस के दौर में लोग भूखे मरते थे, गल्ला 10-5 किलो से ऊपर नहीं मिलता था। तो इस दौर में गल्ला जो हमारा रूल रहा है, ले नहीं रहा है, कोई VPL, कोई अंतोतिया, कोई फ्री, और कोई जो है इस तरह भी पूरे दामन पर मिल रहा है। चीज़ मिलनी चाहिए, पैसे की बात नहीं होती है, चीज़ तो वहाँ दस्तयाब होनी है। हम जब देख लिया तो हमने लोगों को ये कहा, तो फिर कुदरती ही पहाड़ियों के मसले में प्रधान जी मोदी जो है नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने 4% पहाड़ियों को दे दिया। फिर हमें एक और नज़र आ गई कि जिन्होंने 4% दिया है शायद वो भी देंगे। अब लाल किला से ही मोदी साहब ने ये ऐलान किया कि पहाड़ियों को मैं दे रहा हूँ, जिसकी मोहर जो है अपने अमित शाह साहब कश्मीर में या जम्मू में आए, कश्मीर में भी टोंग डार्ग हो या बारामूला, उड़ी, करना या वह लोलाब का एरिया हो, वहाँ भी उन्होंने की। तो जम्मू
जम्मू में भी की। उसके यहाँ पर हमारे एक और जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं रविंदर रौना साहब, उन्होंने इसकी बागडोर संभाली और पूरे इलाका कश्मीर या यहाँ के जो पहाड़ी लोग हैं उस इलाके में गए, लोगों को भी साथ चलाया, उन्होंने अपना जो वचन है वो भी लोगों को बताया। तो हमें ये भी यकीन है और पहाड़ी लोगों को है कि अगर मिलेगा तो इसी दौर में मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। नवाज साहब, हम ये मान के चलें कि आपका भाजपा में शामिल होना क्या पहाड़ियों के लिए आपने ये ज्वाइन किया? पहाड़ियों के लिए किया। मुझे तो अगर नौकरी नहीं मैं कि मैंने आज तक ये बताया, सियासत में रहकर किसी से मैं, कोई एमएलए हो या कोई मंत्री हो या कोई दूसरा हो, मैंने 1 रुपये की चिट नहीं ली। जैसे लोग मुझे उस वक्त देख रहे हैं, आज भी मुझे जो कपड़े लगे हैं 8 दिन से ही लगे हैं, जम्मू से भी होकर आया हूँ। ये मैंने गाड़ी, सब मुझे कहते हैं जी सब कल के बच्चे गाड़ियाँ ले रहे हैं, आप पैदल में, हम कौम की खातर गाड़ी पहनी, हम महात्मा गांधी के तरीके पर चलेंगे और पैदल ही चलेंगे और लोगों की खिदमत करेंगे। ये ही एक चीज़ है जो आखिरत में इंसान को काम आने वाली है। तो दूसरा, यहाँ पर यह बात भी लोगों में फैलाती हैं कुछ जमातें, कभी हिंदू मुस्लिम, तो हमारा यह है कि हिंदू मुस्लिम सिख अता जो है एक है, यहाँ पर कोई अलग अलग नहीं है। हिंदू और या मुसलमान एक ही माँ बाप के बेटे हैं। जैसे हम शिव जी महाराज या पार्वती कहते हैं, अम्मा हवा बाबा आदम कहते हैं, लेकिन अल्लाह को सब मानते हैं। तरीका पूजा का आप अपना है, तो पूजा अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। इंसान में तकलीफ होती है, किसी को भी वो एक होती है। जब बारिश बरती है पूरे मुल्क में रहमत होती है, जब कैद पड़ता है पूरे मुल्क में सब पर, हिंदू और मुसलमान एक बात पर सब ही पड़ता है। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि आपने जो है वो भाजपा में आके गलत किया है। काफ़ी लोगों ने कमेंट्स जो है वो किए हुए हैं, जैसे आपकी सब लोगों की ज्वाइनिंग के बाद वो वहाँ पे, तो तमाम उन लोगों को आप कैसे सेटिस्फाई करेंगे, उनको क्या कहेंगे आप? देखो, हम उनको ये करेंगे कि हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान हमारा मादरी वतन है। 2 चीज़ें जो हैं वो होती है, मादरी ज़बान जिस पे हम पहाड़ी गिने जाते हैं, तो जन्मभूमि जिस मुल्क की होती है वही उसकी माँ होती है। हमें मुल्क से भी प्यार है और अपनी माँ से भी उतना ही प्यार है। तो दूसरी बात यह है कि कांग्रेस में रहकर 70 साल में वो कोई शहीदों की जमात नहीं या पहाड़ियों की या मुसलमानों की नहीं थी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, तो हम तारीखें पढ़ते हैं, तो महात्मा गांधी ने कहा कि यहाँ का जो वज़ीर आज़म है वो जना होना चाहिए। आप सदर हों तो नेहरू साहब ने बगावत डाली, तो डालने के बाद यहाँ से जना साहब ने इसमें कहा कि इस मुल्क को अलग, इसके 2 फाड़ किए। अगर एक ही मुल्क होता, ये अमेरिका या चाइना हमारे घुटनों के आज नीचे होता। ये इतनी बड़ी हमारी जो ताकत होती, इसको तकसीम करने वाली कांग्रेस है। वहाँ पर जन्नत की टिकट मिलेगी, हम वहाँ ही रहेंगे। हमने फ़ायदे को देखना है कि हमें कहाँ से फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये वो तमाम लोग थे यहाँ पर जिनसे हमने सीधे तौर पर आज बात की, चाहे वो संजीव कुमार फैंसी थे या सरदार कफील खान थे या नवाज़ खान थे, और सब लोगों ने जो है वो भाजपा का दामन थामा है। और साफ तौर पर इन लोगों का ये कहना है कि अगर आज हमने ये भाजपा का अगर जो दामन थामा है, तो उसके पीछे का रीज़न है कि पहाड़ियों के साथ जो इनजस्टिस हुआ, यानी पिछले कई सालों से जो वो चक्की पीस रहे थे, हमने अभी भाजपा पर जो है वो उम्मीद टिकाई है। जो उन्होंने हम लोगों के साथ वादा किया है कि हम पहाड़ी एसटी स्टेटस जो है वो आपको देंगे, उससे प्रेरित होकर हम लोगों ने भाजपा का दामन थामा है। अब ये लोग भाजपा में आकर किस तरीके से मेंढर की आवाम की खिदमत करते हैं, या उन लोगों की आवाज़ बुलंद करते हैं, या उन लोगों की आवाज़ बनते हैं, ये अब देखना बाकी है। बाकी जनता की जो राय है वो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो अपनी राय जरूर दें। मेरे सहयोगी ताहिर अली गाज़मी के साथ मैं राही कपूर, मेंढर न्यूज़ डायरी के लिए।